हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केल्विन क्लासेस। सो गाइस, आज पढ़ने जा रहे हैं पावर प्लांट केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 2। ओके, नाउ इसको देख के डरने का जरूरत नहीं है। ये देखो बेसिकली क्या है, ये स्टीम वाटर साइकिल है। व्हाट आई एम सेइंग, ये स्टीम और वाटर का साइकिल है। यू कैन से इट्स अ लेआउट ऑफ पावर प्लांट, कि पावर प्लांट वर्क कैसे करता है। देखो वैसे तो मैंने आपको बताया था बहुत ही रिगरस प्रोसेस होता है, लेकिन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि इस जो ये मैं साइकिल समझाने वाला हूँ आपको, इसमें मैं बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या केमिकल डोज करते हो और उसका यूज़ क्या क्या है, कैसे वो उसके मतलब इफेक्टिव वे क्या है उसका, उसके अल्टरनेटिव क्या क्या है, क्या क्या उसके एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन ये स्टीम वाटर साइकिल समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है इफ़ यू आर वर्किंग इन ए पावर प्लांट। ओके, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ, देखो, और वो कहीं ना कहीं सही भी है। देखो इस क्या होता है, जब एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं कैंडिडेट्स, तो और जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करता है, तो उनके जो मार्क्स में डिफरेंस रहता है ना, वो ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं रहता है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स इतना ही डिफरेंस रहता है। ओके, सारा इम्पैक्ट किसका होता है? इंटरव्यू का होता है भाई, है ना, क्योंकि मार्क्स तो कोई रिवील करता नहीं है, बाद में करते हैं रिवील, लेकिन इंटरव्यू पे पूरा खेल होता है आपका, है ना। और एंड यू जस्ट बिलीव और मी, अगर इंटरव्यू में आपने ये बना के दिखा दिया तो आपको कोई नेग्लिजेंसी, आपको कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। व्हाट आई एम सेइंग, आपको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पावर प्लांट में जाने से पहले उसका पूरा सब कुछ तो पता है। एक एज अ केमिस्ट्री पर्सन आपको सब कुछ पता है। सो ओके, हम इसका डिस्कस करेंगे आज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके, और इसको ड्रॉ करने का देखना, मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना और फिर ड्रॉ करना अपने हाथ से, तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। और ऐसा कुछ है नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर प्रोसेस को आप तरीके से समझोगे कि हाँ ऐसे ऐसे प्रोसेस हो रहा, तो कुछ भी नहीं है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेंगे फिर आपको बनाने में, है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ज़्यादा हो गया। ओके, कोई बात नहीं, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो, हाँ, ये देखने से पहले पावर प्लांट केमिस्ट्री का जो पहला पार्ट है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है गाइज, वो डीएम वाटर पे काम करता है। किस पे? ये जो देखो, ये जो ग्रीन से मैंने दिखा रखा है, इसके मैं वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो रेड से मैं दिखा रहा हूँ वो स्टीम है पूरा। ओके, वो क्या आपका स्टीम है। सो आपको ये जो वाटर है वो डीएम वाटर है, डीमिनरलाइज्ड वाटर है, और जो स्टीम बनती है वो इसी वाटर की बनती है। सो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए डीएम वाटर क्या होता है, और वो मैंने एक्सप्लेन किया प्रीवियस वीडियो में। ओके, नाउ कम टू दिस। देखो, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एक्सट्रीमली लेफ्ट से। ये गाइस होता है आपका बॉयलर ड्रम। क्या बोलते हैं इसको? बॉयलर ड्रम, है ना। मैंने यहाँ पर मेंशन किया दैट्स कॉल्ड द बॉयलर ड्रम। बॉयलर ड्रम में क्या होता है आपका? बॉयलर ड्रम इज अ पार्ट ऑफ बॉयलर, है ना। बॉयलर इंडिकेट कर रहा है, तो ये बॉयलर का पार्ट है। बॉयलर क्या बेसिकली, ये समझो आप, ये पूरा बॉयलर है। ओके, ये पूरा पोर्शन क्या बॉयलर है। इसमें हम क्या करते हैं? एयर देते हैं और कोल देते हैं। ओके, हीटिंग प्रोड्यूस करते हैं, कंबशन होता है, कंबशन से हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होने के बाद वाटर को हीट करते हैं, तब स्टीम बनती है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम कॉल्ड इट एज अ बॉयलर, तो इसको मैं बॉयलर बोल रहा हूँ। अब देखो भाई, ये होता है आपका बॉयलर ड्रम। क्या बोलते हैं इसको? बॉयलर ड्रम बोलते हैं। ओके, इसमें नीचे वाटर रहता है, ऊपर स्टीम रहती है। डेफिनेटली स्टीम का डेंसिटी कम रहता है, तो इसलिए ऊपर रहेगा, वाटर आपका नीचे रहता है। ओके, इसका गाइस जो प्रेशर होता है बॉयलर ड्रम का, वो 180 kSc। अच्छा, ये जो भाई पूरा डेटा मैं बता रहा हूँ, ये मैं 500 मेगावाट के परस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ। 500 मेगावाट। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन। अगर मैं 210 मेगावाट की बात करूँ, है ना, 210 में जैसे सीपीयू नहीं होता है ना, और अगर आप 660 पे जाओगे या 800 मेगावाट पे जाओगे, उसमें बॉयलर ड्रम ही नहीं होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन, जो ये आपका लेआउट है, वो उसमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन बेसिक जो लेआउट है वो यही रहता है। ओके, सो ये बॉयलर ड्रम होता है जिसका प्रेशर 180 kSc रहता है। और जब जो ये पावर प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है 500 मेगावाट, उस टाइम पे इसका ये 186 190 के 180 और 190 के बीच में रहता है, आप इतना मान के चलो। ओके, ना अब देखो, जब इसका हीटिंग हो रहा है, इसके अंदर गाइस क्या वाटर है, वाटर का हीटिंग हो रहा है, तो स्टीम बना। ओके, बात समझ में आया ना। अब देखो, जो गाइस यहाँ से स्टीम निकलेगा, जो यहाँ से स्टीम निकला ऊपर से, ओके, यहाँ से स्टीम जाएगा, ऐसे फॉलो करते रहो एरोस को, ये गाइस जाता है आपका सुपर हीटर में। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं सुपर हीटर। ओके, ये ऐसे दिखाया है मैंने, क्योंकि अगर आप विजुअली देखोगे सुपर हीटर को, तो ऐसे ही होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, झूला टाइप बना रहता है, ऐसे ट्यूब्स उसमें ऐसे लटके, मतलब हैंगिंग रहता है। ओके, व्हाट आई एम सेइंग, हैंगिंग रहता है, तो इसलिए इसको बनाने का रीजन ये है। तो यहाँ से गाइस स्टीम निकला आपका। ओके, यहाँ से स्टीम निकलेगा बॉयलर ड्रम से, वो जाएगा सुपर हीटर में। इसको क्या बोलते हैं? सुपर हीटर। एज इट्स नेम इंडिकेट, और ज़्यादा हीटिंग होगी। ओके, सुपर हीटर से गाइस जो स्टीम निकलती है वो जाती है आपकी एचपी टर्बाइन में। एचपी टर्बाइन मतलब
हाई प्रेशर टरबाइन। टरबाइन का 3 पार्ट होता है, दैट्स कॉल्ड हाई प्रेशर टरबाइन HPT, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन एंड थर्ड वन इज लो प्रेशर टरबाइन। ओके, हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट, लो प्रेशर। ओके, तो सुपर हीटर से जो स्टीम निकला वो निकला यहाँ से और वो जाता है भाई आपका HP टरबाइन में। कहाँ पर जाता है? हाई प्रेशर टरबाइन में। ओके, इसके कुछ पैरामीटर देख लो। जो यहाँ पर स्टीम निकलती है गाइस उसको बोलते हैं मेन स्टीम। उसको क्या बोलते हैं? मेन स्टीम। मैंने मेंशन भी किया, दैट्स कॉल्ड मेन स्टीम, जिसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 540 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है? 540 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर रहता है अप्रोक्सीमेटली 172 kSc के आसपास। ओके, इतना प्रेशर रहता है और इतना टेम्परेचर रहता है। तो यू कैन इमेजिन बहुत ही हाईली प्रेशराइज्ड स्टीम है और टेम्परेचर भी बहुत हाई है। हो गई, मतलब ये ऐसी स्टीम है आप इसको विजुअलाइज नहीं कर सकते। और ऐसा स्टीम है, अगर मैं बहुत ही रफ लैंग्वेज में बोलूँ, अगर आप अपना हैंड डालोगे तो आपका हैंड गायब हो जाएगा। ओके, तो इतना बहुत ही वो होता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर है। ओके, नाउ अब देखो इसको सुपर हीटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों नहीं मैंने बॉयलर ड्रम से मैं सीधे टरबाइन में ले गया? क्वेश्चन है, मेरे को सुपर हीटर का जरूरत क्यों पड़ा? मैं इस जो स्टीम निकला इसको डायरेक्ट HP टरबाइन में तो ले जा सकता हूँ। ओके, क्योंकि टेम्परेचर उसमें भी हाई रहता है और प्रेशर भी इतना ही कुछ रहता है। तो इसका रीजन गाइज ये है, यहाँ पर बॉयलर ड्रम के अंदर जो आपकी स्टीम रहती है वो कैसी रहती है? मॉइस्ट रहती है। कैसी रहती है भाई? मॉइस्ट स्टीम रहती है ना। तो मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मेरे को ऐसे ही इधर उधर लिखना पड़ेगा। ओके, सो उस पर मत जाओ क्योंकि यहाँ पर वाटर भी है, स्टीम भी है। तो यहाँ पर जो स्टीम वो क्या गाइस, वो आपकी मॉइस्ट फॉर्म में है, उसमें मॉइस्चर का कंटेंट है। और ऑलरेडी टोल्ड यू, एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इन स्टीम इज जस्ट लाइक ट्रेस ऑफ बुलेट। ट्रेस ऑफ बुलेट की तरह काम करेगा एक सिंगल ड्रॉप वाटर का। इसलिए मेरे को वाटर नहीं चाहिए। आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू कि टरबाइन जो है इट्स हार्ट ऑफ पावर प्लांट। टरबाइन को क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ पावर प्लांट। ओके, सो दैट्स वाई उस मॉइस्ट स्टीम को फुली सैचुरेटेड बनाने के लिए, उसमें से पूरा मॉइस्चर निकालने के लिए मैं उसको सुपर हीटिंग करता हूँ। बात समझ में आया? सुपर हीटर से स्टीम निकलेगा, इसका टेम्परेचर 540 डिग्री है और प्रेशर 172 kSc है, बट वो वेरी करता रहता है। तो यहाँ से स्टीम जाएगा HP टरबाइन में। ओके, नाउ टरबाइन में जाएगा तभी क्या करेगा? टरबाइन को रोटेट करेगा। ओके, नाउ दैट्स कॉल्ड शाफ्ट। ये पूरा शाफ्ट रहता है जिसपे आपका जो टरबाइन है वो रोटेट करता है। ओके, इसके साथ जनरेटर, एक्साइटर सब जुड़ा रहता है। सो एक कॉमन शाफ्ट रहता है, इसके अंदर बेरिंग होते हैं, उस पर नहीं जाने का। ओके, तो यहाँ से इसको रोटेट करने के बाद ओके, टरबाइन का स्पीड याद रख लेना कितना होता है? 3000 RPM। ये टरबाइन स्पीड है, कितना है? 3000 RPM। ओके, 3000 RPM रोटेशन पर मिनट। ओके, तो HP टरबाइन को ऐसे रोटेट करने के बाद ये स्टीम यहाँ से एग्जॉस्ट कर जाता है, निकल जाता है। ओके, इसको इसने रोटेट किया, जब टरबाइन को रोटेट करेगा शाफ्ट रोटेट करेगा, शाफ्ट रोटेट करेगा तो जनरेटर का जो शाफ्ट है उसको रोटेट करेगा। ओके, उस पर जाने का जरूरत नहीं है। आप ये समझो कि यहाँ से इसने टरबाइन को रोटेट किया। ओके, टरबाइन को रोटेट करने के बाद जो स्टीम यहाँ से एग्जॉस्ट हुआ वो जाता है गाइस आपका रीहीटर में। दैट्स कॉल्ड रीहीटर। व्हाट आई एम सेइंग? रीहीटर। री मतलब दोबारा से। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एक बार तो हीटिंग किया था, फिर दोबारा से हीट कर रहे हैं। तो यहाँ से गाइस जो स्टीम निकला उसका टेम्परेचर रहता है 350 और प्रेशर रहता है 46 kSc। ओके, जो मैंने स्टीम भेजा था जिसका टेम्परेचर 540 डिग्री सेल्सियस था, प्रेशर 172 था, इसको रोटेट करने के बाद उसका टेम्परेचर प्रेशर देखो कितना आ गया, 46 kSc एंड 350 डिग्री सेल्सियस। ओके, आई एम सेइंग ओवर एंड अगेन, मैं जो ये जितना भी डेटा लेके बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली दैट इज फॉर 500 मेगावाट। ओके, एंड थिंग्स जनरली वेरी फ्रॉम द कैपेसिटी ऑफ द यूनिट। जैसे कैपेसिटी चेंज करता है तो आपके जो पैरामीटर्स है वो चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ से गाइस क्या रहता है कि रीहीटर रहता है ना। रीहीटर क्या करता है, यहाँ से स्टीम आएगी HP टरबाइन से, वो दोबारा से हीट होगी। ओके, दैट्स कॉल्ड, फिर वो दोबारा से कहाँ जाएगी? IP टरबाइन में, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन में। और गाइस जो यहाँ से जो स्टीम निकलती है HP के टरबाइन से, इसको बोलते हैं हम CRH। क्या बोलते हैं? CRH, कोल्ड रीहीट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? कोल्ड रीहीट। क्या बोलते हैं भाई इसको? कोल्ड रीहीट। यहाँ से जो स्टीम निकल रही है मैंने मेंशन भी किया है, दैट्स कॉल्ड CRH। ओके, CRH का टेम्परेचर इतना, प्रेशर, तो CRH आपका जाता है रीहीटर में। रीहीटर में हीट होने के बाद जो निकलेगी स्टीम दैट्स कॉल्ड HRH, है ना। उसको बोलते हैं HRH, हॉट रीहीटेड स्टीम। क्या बोलते हैं? हॉट। ये कोल्ड थी, उसको गर्म किया तो हॉट हो गई, तो हॉट रीहीटेड स्टीम, जिसका टेम्परेचर कितना होता है गाइस आपका? 570 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होता है
43 KSC। ओके, जो पावर प्लांट उसमें बेसिकली जो यूनिट यूज़ करते हैं प्रेशर का वो KSC यूज़ करते हैं, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, वो जनरली वैरी करता है प्लांट टू प्लांट, बट मोस्ट ऑफ द जैसे BHEL की बात करें सब में KSC यूनिट होता है, कहीं पे पर PSI भी होता है, सो ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो यहाँ से जो स्टीम निकली है वो आपकी जाएगी IP टर्बाइन में। ओके, इंटरमीडिएट प्रेशर टर्बाइन, यहाँ से स्टीम निकला रीहीटर से, इसका टेम्परेचर 570 है, प्रेशर 43 KSC है, वो फिर IP टर्बाइन में जाएगा, इसको रोटेट करेगा, इधर मूव करेगा स्टीम। ओके, इधर जाएगा, तो ऐसे जाएगा स्टीम। ओके, 2 पार्ट्स में चला गया, इसको रोटेट करेगा और यहाँ से उसका एग्जॉस्ट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एग्जॉस्ट निकल जाएगा। ओके, यहाँ से जाने के बाद वो जाता है LP टर्बाइन में। ओके, एंड यू कैन सी जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कितना था आपका 172 KSC था जो स्टीम आई थी, यहाँ पर 43 KSC, तो इनका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है ना, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है तो डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसके जो ब्लेड रहते हैं टर्बाइन के अंदर वो ज़्यादा बड़े होते रहते हैं। ओके, जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज करता है। नाउ उसके बाद आएगा IP के बाद, IP का स्टीम यहाँ से निकला LP टर्बाइन में जाएगा, LPT मतलब लो प्रेशर टर्बाइन। उसका जो टेम्परेचर रहता है गाइस वो जनरली 45 डिग्री सेल्सियस रहता है, प्रेशर एकदम बहुत ही कम हो जाता है। उसके बाद गाइस क्या होता है, इस जो स्टीम निकली है LP टर्बाइन से, इसका जो एग्जॉस्ट बोलते हैं, जो यहाँ से स्टीम निकलेगी LP टर्बाइन से, दैट्स कॉल्ड LP एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट बोलते हैं। उसके बाद गाइस जाता है ये कंडेंसर में। कहाँ जाता है? कंडेंसर। एज इट्स नेम इंडिकेट, कंडेंस कर देगा स्टीम को। भाई देखो यहाँ पर जो स्टीम आई ना गाइस बहुत ही बल्क अमाउंट होता है। ऐसे मत सोचो कि अब 20-30 मीटर क्यूब होगा, बहुत ही ह्यूज अमाउंट होता है। तो उसको आपको क्या करना है, उसको दोबारा से यूटिलाइज करना है। ओके, ना मैं क्या करूँ, उसको स्टीम का टेम्परेचर प्रेशर डिक्रीज कर गया। अब ऐसा तो है नहीं मैं उसको डायरेक्ट बॉयलर में ले जाऊँ, उसका टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज कर दूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ही ह्यूज अमाउंट है, वो नहीं कर सकते आप। ओके, तो आप उसको क्या करते हो, कंडेंस करते हो वाटर में, वाटर की फॉर्म में लेके आते हो स्टीम को। उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस कंडेंसर। ओके, इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर वैक्यूम होता है। इसके अंदर क्या होता है? वैक्यूम। ओके, कंडेंसर के अंदर वैक्यूम होता है, जैसे स्टीम आती है वो कंडेंस हो जाती है। स्टीम के अंदर क्या, कंडेंसर के अंदर स्टीम क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। और कंडेंस होने के बाद जहां पर वो गिरता है दैट्स कॉल्ड हॉट वेल, है ना। क्या बोलते हैं इसको? हॉट वेल, क्योंकि जो स्टीम रहती है कैसे कहते हैं, हॉट रहती है, तो इसलिए इसको नोमेनक्लेचर दिया हॉट वेल। ओके, नाउ कंडेंसर का थोड़ा सा ब्रीफिंग देख लो, ये काम कैसे करता है। देखो इसके अंदर का इसके होता है ट्यूब्स लगी होती है, न्यूमरस नंबर ऑफ ट्यूब्स लगी रहती है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट रहती है। तो उन ट्यूब्स के अंदर वाटर फ्लो करता है, और वाटर कहाँ से आता है? वो वाटर आता है कूलिंग टावर से। ओके, कूलिंग टावर आते हैं बड़े बड़े, वो पानी को ठंडा करने के लिए होते हैं बेसिकली। तो कूलिंग टावर जो है यहाँ से जाता है, इन ट्यूब्स के अंदर फ्लो करता है, और हॉट होकर हीट लेकर के ये चला जाता है दोबारा से कूलिंग टावर में। अच्छा, अब होता क्या है, इसके अंदर जो गाइस ट्यूब रहती है, इसके अंदर न्यूमरस नंबर ऑफ ट्यूब्स रहती है, उनके अंदर वाटर फ्लो करता है और ऊपर से स्टीम आता है। ओके, तो देयर इज अ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसफर बोलेंगे लेटेंट हीट। जो लेटेंट हीट होती है गाइस वो ट्रांसफर हो जाती है स्टीम से वाटर में। जो मैंने वाटर यहाँ से भेजा था और यहाँ पर जो मेरी स्टीम थी, वो स्टीम क्या करेगी, अपना लेटेंट हीट इसको दे देगी। और लेटेंट हीट क्या होता है, आपका फेज चेंज हो जाता है लेकिन टेम्परेचर सेम रहता है। ओके, तो वो क्या हो जाती है, कंडेंस होकर हॉट वेल में इकट्ठा हो जाती है ना। अब यहाँ पर वाटर आया, कोल्ड वाटर आ रहा है, टेम्परेचर 35-40 रहता है। रेंज होता है कूलिंग टावर का। ओके, रेंज होता है, अप्रोच होती है, कुछ टर्मिनोलॉजी है। ओके, वो ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए। कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, अप्रोच, रेंज, ये सब क्या है कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज हुआ। तो अगर मैं यहाँ से 40 डिग्री सेल्सियस भेज रहा हूँ तो आउटलेट में जो टेम्परेचर मिलेगा मान लो 50 चला गया, 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ से स्प्रिंकल्स की फॉर्म में गिरता है, स्टीम ये बाहर निकल जाती है, स्टीम को रिप्रेजेंट किया मैंने, स्टीम चला जाता है, पानी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ठंडा होकर गिरता है, और ये साइकिल रिपीट होता रहता है, ये वाला साइकिल रिपीट होता रहता है। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, ये जो प्रोसेस है पूरा साइक्लिक प्रोसेस है। ओके, व्हाट आई एम सेइंग, ये मैं जितना प्रोसेस बता रहा हूँ गाइस, ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस है। ओके, इसके अंदर ये वाला जो प्रोसेस है ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। बात को ध्यान रखना, ये भी क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। इन द सेम वे जनरेटर में भी एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। जनरेटर में आपका क्या होता है, जनरेटर में भी एक साइक्लिक प्रोसेस रहता है। ओके, उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से जनरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको कूलिंग के लिए जो वाटर यूज़ करेंगे या फिर हाइड्रोजन गैस, उसका क्या क्या यूज़ और कैसे हम उसको डील करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बट अब टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो
जो स्टीम कंडेंस हो कहाँ पर जाएगा गाइस, वो हॉट वेल में जाएगा। ओके नाउ अब बात ये आती है गाइस, जो हम डीएम वाटर हमने प्रोड्यूस किया था, जो डीएम वाटर वो देते हैं हम मेकअप, वो हॉट वेल में देते हैं गाइस, है ना। अगर आपसे पूछे कि डीएम वाटर जो आप बनाते हो कहाँ पर देते हो, वो रनिंग कंडीशन में जब यूनिट चल रहा है तो उसको हॉट वेल में देते हैं। ओके अगर यूनिट बंद है, आपको हाइड्रो टेस्ट करना है, तो बॉयलर ड्रम में देते हैं, डीरेटर में देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि हमारा कंडीशन क्या है, यूनिट चल रहा है कि वो बंद है। ओके ना अभी चलने की बात कर लेते हैं, बंद नहीं करते हैं। हॉट वेल, हॉट वेल के बाद गाइस क्या होता है, लगे होता है सीपी पंप, है ना, इसको बोलते हैं कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। बस आपको पता होना चाहिए मीनिंग क्या होता है। सीपी होता है कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, क्योंकि ये जो स्टीम इकट्ठी हुई है, कंडेंस हुई है, उसको कंडेंसेट बोल देते हैं। ओके तो कंडेंसेट हो गया सीपी, उसके बाद ये जीएस कूलर जाता है, जीएस कूलर में। ओके अभी तक अभी वाटर बन गया है ना, यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ तक स्टीम था और यहाँ पर आके वाटर बन गया, तो इसलिए मैंने इसको ग्रीन एरो से रिप्रेजेंट किया। ओके ना अब देखो, सीपी यहाँ से पंप पानी लेगा, ओके वाटर को एक्सट्रैक्ट करेगा, उसके बाद ये जाता है जीएस कूलर में। ओके ये ग्लैंड स्टीम कूलर होता है, जो ग्लैंड ग्लैंड पैकिंग के लिए जो स्टीम जाती है उसको ठंडा करने के लिए। ओके इसकी जो टर्बाइन रहता है इसकी सीलिंग भी करते हैं। ओके सीलिंग क्यों करते हैं उस पर नहीं जाने का, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, बट एज ए कॉमन प्रोसेस है। यहाँ से हाई प्रेशर का टर्बाइन स्टीम जा रहा है, यहाँ लो प्रेशर का, तो समझ रहे हो ना, उसको सीलिंग आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ओके नाउ अब देखो, सीपी के बाद जीएस कूलर में जाता है, जीएस कूलर के बाद जाता है सीपीयू में। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है सीपीयू, है ना, ये किसका पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है। सीपीयू क्या आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, एंड डेफिनेटली ये आपके पीसी का सीपीयू नहीं है। ओके ये आपके कंप्यूटर का सीपीयू नहीं है, ये पावर प्लांट का सीपीयू, दैट्स कॉल्ड कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट। क्या बोलते हैं, कंडेंसेट, ये क्या इकट्ठा हुआ, कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट। तो जो कंडेंसेट है उसको पॉलिश करता है, पॉलिश मतलब साफ करता है। ओके इसके अंदर भी रेजिन रहता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग कैटायन और स्ट्रॉन्ग एनाइन का मिक्सचर रहता है। ओके उसके बाद पानी साफ होने के बाद जाता है एलपी हीटर्स में। क्या बोलते हैं इसको, एलपीएच, लो प्रेशर हीटर। क्या बोलते हैं, लो प्रेशर हीटर। एंड आई एम सेइंग ये एक नहीं होता है, ये मल्टीपल नंबर होते हैं। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर एक बनाया, लेकिन ये 3-4 होता है डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन। ओके डिजाइन पे और कैपेसिटी पे यूनिट का कितना है तो ये वेरी करता है, 3 और 4 रहता है जनरली। ओके तो एलपी हीटर, ये क्या कर रहे हैं हम लोग गाइस, हम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिए यहाँ से धीरे धीरे। क्यों शुरू कर दिया भाई, हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि मेरे को एफिशिएंसी बढ़ाना है पावर प्लांट का, मेरे को प्रॉफिट बढ़ाना है, मेरे को हीट रेट कम करना है। अगर मैं यहाँ से पानी मान लो 45 डिग्री सेल्सियस आया था यहाँ पर पानी, ओके उस 45 डिग्री सेल्सियस के पानी को मैं बॉयलर ड्रम में ले जाऊँ तो उसको इतनी इतने टेम्परेचर तक ले जाने के लिए मेरे को स्टीम को क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा और कोल और एयर देनी पड़ेगी। ओके तो मेरे को कोल क्या है, कोल मेरा कंज्यूम हो रहा है, पोल्यूशन तो है ही है, उसके अलावा आपका हीट रेट बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या है, आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज कर रही है। तो इसीलिए मैं वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कुछ अरेंजमेंट करके रखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला पार्ट जो है दैट्स कॉल्ड एलपी हीटर्स। क्या बोलते हैं, एलपी हीटर। ये कैसे हीट करता है वाटर को, हीटर में क्या होता है, इसका जो एलपी टर्बाइन है इससे एक स्टीम लेते हैं। ओके इससे एक छोटा सा टैपिंग ले लेते हैं, मतलब एक पतली सी लाइन ले लेते हैं, उसको बोलते हैं गाइस हम ब्लीड स्टीम। क्या बोलते हैं, ब्लीड स्टीम। तो स्टीम क्या करती है, इस वाटर को हीट करती है, इस वाले को। एलपी हीटर के बाद फिर ये जाता है डीएरेटर में। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पावर प्लांट। ओके बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है डीएरेटर। हो गए मतलब अच्छा ऐसा नहीं है कि देखने में अच्छा लगता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल बहुत शानदार है। ओके ये गाइस क्या करता है, आपका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को रिमूव करता है। क्या करता है भाई, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन जो है भाई, ये जो पूरा मेटलर्जी है, मेटेलिक पार्ट है जितना हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसको मेरे को कोरोजन से बचाना है। तो अगर आपका डीओ होगा, डीओ बढ़ेगा, डीओ मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, एयर से, तो एयर इंग्रेस करेगा। ओके अगर डीओ बढ़ रहा है तो मतलब एयर इंग्रेस कर रहा है, एयर इंग्रेस कर रहा है तो CO2 भी आ रहा है। CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड जहां बन गया इलेक्ट्रोलाइट का प्रोडक्शन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट जहां बन गया वहां आपका कॉन्सेंट्रेशन आपका इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है और वहां पर कोरोजन हो जाता है। ओके सो डीरेटर क्या करता है, डीरेटर आपके डिसॉल्व ऑक्सीजन को निकाल देता है, उसके मैकेनिज्म पे मत जाओ। ओके उसके बाद डीरेटर के बाद बॉयलर फीड पंप रहते हैं। ओके क्या रहता है, बॉयलर फीड पंप। ये क्या करते हैं, बॉयलर में वाटर डालते हैं, बॉयलर ड्रम। ओके
बॉयलर फीड पंप, ऐसे ऐसे पानी जाता है तो ये बॉयलर ड्रम में जाता है। ओके, इसका प्रेशर, अच्छा देखो गाइस, बॉयलर ड्रम का प्रेशर आपका 180 kSc है और मेरे को इसके अंदर वाटर इंग्रेस करना है, तो डेफिनेटली कोई भी लो प्रेशर टू हाई प्रेशर तो जाएगा नहीं। नो, आपका फ्लूइड कैसे मूव करेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इसका प्रेशर मेरे को इससे हाई रखना है, इससे अप्रोक्सीमेटली 10 kSc प्रेशर हाई रहता है। अगर आपका बॉयलर का 180 है तो इसका 190 के आसपास प्रेशर रहता है। आई ऑलरेडी मेंशन कि इसका जो प्रेशर है 190 kSc के रहता है। ओके, तो यहाँ से फिर वाटर आएगा, फिर HP हीटर्स में जाएगा। ओके, HP हीटर ये भी 3 और 4 रहते हैं इन ये भी क्या कर रहे हैं, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे LP हीटर का जो स्टीम था वो कहाँ से आया था, LP टर्बाइन से। HP हीटर का जो स्टीम है गाइस वो HP टर्बाइन के एग्जॉस्ट से आता है। कहाँ से आता है, HP टर्बाइन का एग्जॉस्ट, ये जिसको हमने CRH बोला था। ओके, और इसका IP से भी आता है गाइस, है ना, IP टर्बाइन से भी इसका एग्जॉस्ट आता है। डिफरेंट स्टेज रहता है टर्बाइन का। ओके, सो वहाँ से आता है, डिपेंड करता है, 6 स्टेज से आ रहा है, 7 स्टेज से आ रहा है, वो वेरी करता है। सो वही बात है, यहाँ से स्टीम आएगा, वाटर आ रहा है, उसको हीट करेगा, हीट करने के बाद ये जाता है इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर भी वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो इकोनोमाइजर से वाटर ऐसे होते 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 ओके, ये कहाँ जाता है आपका, फॉलो करो एरोस को, ये जाता है भाई आपका बॉयलर ड्रम में। कहाँ जाता है, बॉयलर ड्रम में। HP हीटर के बाद इकोनोमाइजर में जाता है। ओके, इकोनोमाइजर में जाता है, इकोनोमाइजर से इसको फॉलो करते रहो लाइक दिस। ओके, ये आपका जाता है कहाँ पर, ये आपका जाता है गाइस बॉयलर ड्रम में। ओके, अब बॉयलर ड्रम पे आ जाओ। बॉयलर ड्रम में नीचे वाटर है, ऊपर स्टीम है। ओके, तो वाटर क्या होता है गाइस, यहाँ से मूव करता है नीचे की तरफ, है ना, वाटर जाता है, यहाँ पर CC पंप लगे होते हैं ना, सर्कुलेटिंग पंप लगे होते हैं, CC पंप के थ्रू वाटर नीचे जाता है। ओके, ये बॉयलर है आपका पूरा, है ना, CC पंप से वाटर जाता है, बॉटम रिंग हेडर उस पर नहीं जाने का, ये समझो बस आप बॉयलर में जाता है। ओके, आपका जाता है बॉटम रिंग हेडर में, उसके बाद वाटर वोल ट्यूब्स में जाता है। ओके, ट्यूब्स में फिर इसकी हीटिंग होती है। ओके, हीटिंग होने के बाद आपका जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मैंने यहाँ पर एरो जो कलर नोटेशन उसको चेंज कर दिया, ग्रीन से मैं उसको रेड पे लेके गया। इट मीन्स यहाँ पर मेरा स्टीम का प्रोडक्शन हो गया है और स्टीम यहाँ से जाकर के बॉयलर ड्रम में जाएगा। ओके, ऐसे जाएगा स्टीम। ओके, तो यहाँ पर भी क्या होता है, प्रोसेस ये रिपीट होता रहता है ना, इसमें राइजर्स ट्यूब लगी रहती हैं जिसके थ्रू बॉयलर ड्रम में जाता है। तो यहाँ से ऐसे वाटर निकलेगा, CC पंप के थ्रू ऐसे सर्कुलेट करेगा, बॉयलर में गया, यहाँ पर स्टीम का प्रोडक्शन होगा, ये मूव करता रहेगा। ओके, सो इन द सेम वे ये आपका कंप्लीट साइकिल रिपीट करता रहता है। व्हाट आई एम सेइंग, ये पूरा साइकिल रिपीट करता रहता है। बॉयलर ड्रम से जाता है आपका सुपर हीटर में, सुपर हीटर से जाता है HP टर्बाइन में, HP टर्बाइन से फिर जाएगा वो इस रीहीटर में, रीहीटर से फिर जो HRH निकलेगी वो IP टर्बाइन में, IP टर्बाइन से LP टर्बाइन, LP टर्बाइन से आपका जाएगा आपका कंडेंसर में, कंडेंसर के बाद हॉट वेल में इकट्ठा होता है। ओके, और आप इस देखते चलो इसको, हॉट वेल में जाने के बाद फिर आपके CP पंप लगे होते हैं, CP पंप उसको कहाँ लेके जाते हैं भाई, CP पंप उसको लेके जाते हैं आपका GS कूलर में, GS कूलर के बाद उसमें लगा होता है CPU कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट, CPU के बाद आपका गाइस वो जाता है LP हीटर्स में, LP हीटर में जाने के बाद डीरेटर में जाता है। ओके, डीरेटर में फिर उसका DO निकल जाता है, डीरेशन में। ओके, उसके बाद वो उसको BFP पंप लेता है, BFP पंप उसको भेजता है बॉयलर ड्रम में थ्रू नंबर ऑफ प्रोसेस लाइक हमारा HP हीटर हो गया, इकोनोमाइजर हो गया, इसके थ्रू बॉयलर ड्रम में जाता है, बॉयलर ड्रम से फिर ऐसे वो मूव करता रहता है। सो दिस इज द स्टीम वाटर साइकिल ऑफ अ पावर प्लांट। ओके, ये क्या आपका स्टीम वाटर साइकिल एक पावर प्लांट का, कि कैसे स्टीम और वाटर का मूवमेंट होता है, फ्लो क्या 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 पाथ है उसका। ओके, आई होप ये क्लियर है। नाउ मैं आता हूँ जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दैट इज केमिस्ट्री का पर्सपेक्टिव है। ओके, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या केमिकल यूज होता है। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूँ गाइस आपकी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसका, बॉयलर ड्रम का। ओके, बॉयलर ड्रम का मैं बीच बीच में जो टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ तो आप उसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, देखो इसका प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर है, 180 kSc इज नॉट अ स्मॉल प्रेशर, ये तो बहुत ही ह्यूज प्रेशर है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। तो गाइस इसके अंदर हम जो केमिकल डोज करते हैं दैट्स कॉल्ड TSP। ओके, क्योंकि इस वाटर को मेरे को बेसिक कंडीशन में रखना है, इसका pH मेरे को 9 से ज़्यादा रखना है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, केमिकल का एडिशन करता हूँ। क्योंकि अगर आपका कंडीशन आप यू आर डीलिंग विद समथिंग एट एबनॉर्मल कंडीशन, आप एटमॉस्फेयर पे बात नहीं कर रहे हो, आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है,
एंड अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, अगर आप डीएम वाटर, मैंने आपको बताया था डीएम वाटर का पीएच आपका 6.8 टू 7.2, ओके, ये पीएच भेजते हो आप, और कंडक्टिविटी 0.1 माइक्रोसीमन पर सेंटीमीटर, इससे लेस का कंडक्टिविटी का वाटर भेजते हो, तो इतने हाई टेम्परेचर प्रेशर पे उसका पीएच आपको 5.5 के आसपास आ जाता है और कंडक्टिविटी उसका बहुत ही हाई हो जाता है। ओके, सो इसलिए इस वाटर का पीएच बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पीएच एसिडिक साइड में चला गया तो कोरोजन हो जाएगा, आपका जो मेटलर्जी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिटोरिएटेड हो जाएगा, होता रहेगा टाइम टू टाइम, और उसके बाद आपकी पावर, आपके इक्विपमेंट फेल होने शुरू हो जाएंगे। ओके, इक्विपमेंट फेल होंगे तो यूनिट को बार बार बंद करना पड़ेगा, एफिशिएंसी डिक्रीज होगी, क्योंकि हर टाइम आपको पूरा प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, एंड यू नो बहुत ही मतलब सही नहीं है ना प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, मैं नहीं बता सकता कि यूनिट को लाइट अप करने में, इसको जब बॉयलर को लाइट अप करते हैं तो ऑयल देते हैं, लोग कितना पैसा खर्च होता है उस ऑयल पे, यू कांट इमेजिन। ओके, जब आओगे पावर प्लांट में देन यू कम टू नो। तो इसलिए मेरे को क्या करना है, वाटर को क्या करना है, बेसिक साइड में रखना है, इसको अल्कलाइन रखना है, नॉट एसिडिक। ओके, देखो आज मैं ब्रीफली बताऊंगा क्या क्या केमिकल डालते हैं। ओके, जो डिटेल बताऊंगा कि केमिकल का यूज क्या है, एंड यू जस्ट बिलीव, मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा। तो बात करते हैं बॉयलर ड्रम का, इसमें हम डालते हैं टीएसपी मींस ट्राई सोडियम फॉस्फेट। क्या डालते हैं गाइस हम, ट्राई सोडियम फॉस्फेट, टीएसपी डालते हैं, और कुछ केसेस में हम NaOH भी डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका साइड इफेक्ट है कुछ अलग, इसके एडवर्स इफेक्ट है, इसके एडवांटेज है तो सेम वे इसका कुछ एडवर्स इफेक्ट भी है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ऐसे ब्रिटलमेंट करता है या इसका डिसएडवांटेज क्या है, फॉस्फेट हाइड आउट क्या होता है। बस आप ये समझो कि आप बॉयलर ड्रम में ये डोज करते हो, क्यों डोज करते हो, अभी इतना मान के चलो पीएच को इंक्रीज करने के लिए, ऑल्दो मल्टीपल यूजेस हैं टीएसपी डालने के मल्टीपल यूजेस हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग आप कंसीडर करके चलो कि पीएच को बढ़ाने के लिए डालते हैं। मैं मेंशन कर देता हूं पीएच को इंक्रीज करने के लिए। ओके, और इसको एचपी डोजिंग बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं, एचपी डोजिंग। टीएसपी को जो डोज करते हैं दैट्स कॉल्ड एचपी डोजिंग, हाई प्रेशर डोजिंग, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या बहुत ही हाई है, देन दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज हाई प्रेशर डोजिंग। ओके, एक पार्ट कंप्लीट हुआ कि यहाँ पर क्या डालते हैं, टीएसपी ट्राई सोडियम फॉस्फेट, जो एक सोल्ट होता है। ओके, नाउ दूसरा आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पर लिखा है गाइस कि यहाँ पर अमोनिया डालते हैं। क्या डालते हैं, अमोनिया। क्या डालते हैं गाइस, अमोनिया, ये आपने देखा होगा। अमोनिया को गाइस हम कहाँ पर डालते हैं, एक तो डालते हैं सीपीयू के आउटलेट में, दूसरा डालते हैं बीएफपी के सक्शन में। ओके, कहाँ पर डालते हैं, सीपीयू के आउटलेट में और बीएफपी के इनलेट में बोल लो या सक्शन में बोल लो। ओके, अमोनिया डोजिंग को गाइस हम बोलते हैं लो प्रेशर डोजिंग। क्या बोलते हैं गाइस, एलपी डोजिंग, है ना, एलपी डोजिंग, है ना, लो प्रेशर डोजिंग, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या नॉर्मल प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है। ओके, तो इस डोजिंग को क्या बोलते हैं, लो प्रेशर डोजिंग। अमोनिया को क्यों डोज करते हैं गाइस, देखो जो आपने कंडेंसेट यहाँ पर ठंडा हुआ था और जो आपने डीएम वाटर इसमें दिया, तो जो कंबाइंड वाटर है उसको गाइस बोलते हैं फीड वाटर। उसको क्या बोलते हैं, फीड वाटर। ओके, उसको क्या बोलते हैं, फीड वाटर। मैंने मेंशन भी किया है यहाँ पर फीड वाटर। तो फीड वाटर का पीएच बढ़ाने के लिए आप क्या डोज करते हो, अमोनिया। ओके, क्या डालते हो, अमोनिया डालते हो फीड वाटर का पीएच बढ़ाने के लिए, क्योंकि रीजन इसके पीछे ये है कि जो आपका सीपीयू है इसका कुछ साइकिल है, ये साइक्लिक प्रोसेस का पार्ट है, तो इसका कुछ लाइफ टाइम होता है वर्किंग का। ऐसा नहीं है इसको निकाल के फेंक देते हैं ना, इसके अंदर जो रेजिन है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उसको आपको रीजनरेट करना पड़ता है कुछ टाइम के बाद। तब जो एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो क्या करता है, अमोनिया को लीच आउट करना शुरू कर देता है, अमोनियम आयन को। तो क्या करता है, वो पीएच को बढ़ा देता है। तो उस केस में अमोनिया को हम क्या करते हैं, नहीं डोज करते हैं या कम डोज करते हैं। और जब सीपीयू फ्रेश होता है, जब ये रीजनरेटेड फॉर्म में होता है, तो ये अमोनिया को कंज्यूम करता है, तो उसके बाद अमोनिया डोज करना पड़ता है। यहाँ पर अमोनिया क्यों डालेंगे डीरेटर के आउटलेट में, क्योंकि यहाँ पर डिजोल्व ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं।
ना यहाँ पर डिजोल्व ऑक्सीजन जब रिमूव करेंगे, कुछ मैकेनिकल प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर आपका अमोनिया जो डोज किया था यहाँ पर वो भी रिमूव हो जाता है, तो इसलिए पीएच यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पर अमोनिया डोज करना पड़ता है। ओके, सो जो कंक्लूजन निकल के आया है वो ये निकल के आया है कि आप क्या क्या डोज कर रहे हो, अमोनिया डोज कर रहे हो और टीएसपी डोज कर रहे हो, ट्राई सोडियम फॉस्फेट। ये सोल्ट है, ये आपका गैसियस रहता है बट प्रेशराइज रहता है। ओके, तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान देने वाली क्या बात है, एलपी डोजिंग में अमोनिया डोज करते हैं और हाई प्रेशर डोजिंग में हम टीएसपी यूज करते हैं। ओके, या फिर एनएच डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन और कंडीशन। ओके, नाउ जनरेटर को देख लेना, मतलब जनरेटर का इतना छोटा नहीं होता है जब बनाया है। जनरेटर का बहुत ही मस्त केस होता है जनरेटर का। इसकी केमिस्ट्री बहुत ही यूनिक केमिस्ट्री है, बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री। ओके, डिस्कस करेंगे तो एक साइकिल रिपीट होता है, ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, क्योंकि यूनिट के पैरामीटर को जो कंट्रोल करता है, लाइक क्लोराइड है, सोडियम, जो भी आयंस है, कंडक्टिविटी वगैरह, उस पर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आप कोरिलेट कर सकते हो, आपका जो पीसी है आप यूज़ करते हो उसमें सीपीयू जो आपका रहता है उसका कितना ज़्यादा यूज़ है आपका। ओके, तो यहाँ पर इस सीपीयू का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, सो आप ध्यान रखना कि अमोनिया कहाँ कहाँ पर डोज करते हैं और टीएसपी कहाँ पर डोज करते हैं। ओके, नाउ एक बात बताता हूँ, 210 मेगावाट में जो रशियन यूनिट है उसको सीईपी के डिस्चार्ज में हाइड्रोजन डोज करते हैं, N2H4 हाइड्रोजन। क्या डोज करते हैं? हाइड्रोजन 210 मेगावाट में, 500 में नहीं करते हैं। 500 में नहीं करते हैं, इसमें ऑक्सीडेटिव ट्रीटमेंट होता है, इसमें रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट होता है, इसलिए 210 में हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। ओके, सो हाइड्रोजन क्यों यूज़ करते हैं वो भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, कैसे ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, ऑक्सीजन को खा जाता है, डिजोल्व ऑक्सीजन को। ओके, अगर आप इसका एक्सेस डाल दोगे तो ये कैसे हमारा जो स्टीम पे लोड बढ़ा देगा, अननेसेसरी लोड जिसको बोलेंगे हम लोग। ओके, अमोनिया को अगर बढ़ा देंगे और अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे बहुत ज़्यादा, तो क्या करेगा? अगर कॉपर की मेटलर्जी कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्सेशन करेगा। ओके, सो वो सब डिटेल डिस्कशन करेंगे हम, लेकिन आपको क्या होगा, एक ब्रीफ आइडिया लग गया एंड यू जस्ट बिलीव। अगर आपको गाइस ये सब पता है तो आपके जो चांसेस हैं इंटरव्यू क्वालिफाई करने के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, सो आई होप ये समझ में आया आप लोगों को। ओके, सो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं हट जाता हूँ। 1 2 3 हो गया। चलो इसको बना के देखो अपने से। ओके, और डेफिनेटली कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आप 1-2 बार रिपीट करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगी, कुछ ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, तो आपको डोजिंग मेनली याद रखना है, अमोनिया डोज करते हैं, हाइड्रोजन डोज करते हैं और टीएसपी डोज करते हैं। ओके, अगले लेक्चर में बताऊंगा कि किसका क्या यूज़ है। ओके, सो आई होप समझ में आए सब। ओके, एंड वन मोर थिंग, ये जो कूलिंग वाटर रहता है इसमें नंबर ऑफ केमिकल्स हम एडिशन करते हैं, नंबर ऑफ केमिकल्स का। ओके, तो वो केमिकल क्या क्या करते हैं उसका भी डिस्कस करेंगे ना, उसके लिए तो अलग लेक्चर बनाना पड़ेगा क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, इंटरेस्टिंग टॉपिक तो है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है फॉर द पावर पॉइंट परस्पेक्टिव। ओके, सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।